स्वागत है आपका मेजर जनरल यश मोर नई परख के मंच पर एक बार फिर। आज सुबह मैंने आपका एक वीडियो देखा और उस वीडियो को देख के ही मुझे याद आया कि आज तो 3 मई है और 2023 में 3 मई के दिन ही भारत के ही एक हिस्से को, कम से कम मैं तो मानता ही हूँ भारत का हिस्सा है मणिपुर। वहां पर जातीय हिंसा की शुरुआत हुई थी। मैतेइयों के जो घाटी में रहते हैं, कुकियों के जो पहाड़ों पर रहते हैं और नगाओं के बीच में बाद में त्रिकोणात्मक हिंसा हो गई और 3 साल से मणिपुर लगातार जल रहा है। महिलाओं के साथ ऐसे-ऐसे वहाँ कुकृत्य हो चुके हैं, जिनके बारे में कहते हुए भी शर्म आती है। हिंसा के ऐसे-ऐसे कारण सामने आ चुके हैं। वहाँ की जो चुनी हुई सरकारें हैं, वो उस हिंसा में एक पक्ष लेती रही हैं। मुख्यमंत्रियों पे आरोप लगते रहे हैं कि वो हिंसा बढ़े, इसके लिए हथियार तक उन्होंने बांटे हैं। ऐसा कुछ रहस्यमय प्रपंच है मणिपुर की हिंसा, जिसका तोड़ ही समझ में नहीं आता है। प्रधानमंत्री वहां गए केवल 1 डेढ़ घंटे के लिए और इस सवाल के ऊपर, ऐसी बात नहीं कि संसद में इस सवाल गूंजा ना हो, इसी प्रश्न के ऊपर मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव तक ला चुका है संसद के अंदर। यह सब भी हो चुका है। इस सब के बावजूद आज दूसरी सरकार बनी हुई है मणिपुर में, और जो बीच का हिस्सा था पहली और दूसरी सरकार का, उसमें केंद्र सरकार घोषित रूप से मणिपुर के ऊपर हुकूमत कर रही थी। गृह मंत्रालय मणिपुर चला रहा था। एक एक चप्पे चप्पे पर उसके चुने हुए अधिकारी तैनात थे और इन सबका दावा खुद गृह मंत्री ने संसद में किया कि हमने ये वहां पे किया। उन्हीं के मुंह की सुनी हुई बात मैं आपके सामने रख रहा हूं। उसके बावजूद मणिपुर लगातार जल रहा है। मणिपुर की जो जातीय स्थिति है, उसकी पेचीदगी से हम सब लोग वाकिफ हैं, उसके इतिहास से भी हम सब लोग वाकिफ हैं। आप एक डेकोरेटेड मिलिट्री ऑफिसर हैं, फौजी रणनीतिकार हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, और मणिपुर एक सरहदी इलाका है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या मणिपुर की जातीय हिंसा में ऐसी कोई पेचीदगी है कि उसको समाप्त नहीं करवाया जा सकता? भारत सरकार जो इतनी शक्तिशाली सरकार है, जिसके पास कितनी पैरामिलिट्री है, जब पैरामिलिट्री फोर्सेस पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने के लिए वहां पर 3 लाख पैरामिलिट्री फोर्स लग सकती है वहां पर चुनाव में, कश्मीर में कितनी फौज पड़ी हुई है। मणिपुर लगातार जल रहा है। जो लोग भारतवासी हैं वो सब आपस में मरे कटे जा रहे हैं वहां पर, और भारत सरकार के पास उसका कोई हल नहीं है। आज अखबारों में खबर छपी है कि भारत सरकार ने संकल्प किया है कि वो उसे 2029 तक खत्म कर देगी। एक ऐसी योजना पे काम कर रही है। ये 2026 चल रहा है, यानी भारत सरकार कह रही है कि अभी 3 साल और हिंसा चलेगी। 3 साल से पहले इसको खत्म नहीं किया सकता। मेरा सवाल बिल्कुल सीधा सा है, ऐसी क्या खास बात है कि भारत सरकार, पहली बात तो यह है कि प्रयास भी कम करती हुई दिखाई पड़ती है, प्रयास भी पर्याप्त नहीं है, और ऐसी क्या पेचीदगी है उस जातीय हिंसा में कि उसकी रोकथाम नहीं हो पा रही है? अभय जी नमस्कार। आपको, आपके दर्शकों को जय हिंद, राम राम। कई दिनों बाद दोबारा आपसे मिल रहे हैं जी। और आज क्योंकि मेरे को ना कई डेट्स मेरे जहन में हमेशा के लिए बस जाते हैं, जिसमें मणिपुर बहुत सुंदर राज्य है, बहुत अच्छे लोग हैं वहाँ के, स्पोर्ट्स में बहुत जबरदस्त वहाँ का कंट्रीब्यूशन है, फौज में मुझे बहुत मिलते हैं, और आपको यंग एयरलाइंस में जाओ या किसी और उस पर जाओ, आपको बहुत यंग ब्राइट मेल फीमेल स्टूडेंट्स या यंग लोग मिलते हैं। और मैं जरूर पूछता हूँ, आप मणिपुर से कहते हैं? हाँ, तो मणिपुर के लोग बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन क्या है कि हमारे यहाँ अभी मणिपुर का है, कई जगह पर हम जो है प्रोएक्टिव नहीं रहते हैं पॉलिसी में, या देखो एडमिनिस्ट्रेटिव टेंशन बहुत सालों से चल रही थी, जो कि एक लाजमी है हिल के लोगों में, जो पहाड़ पे रहते हैं, ट्राइब्स हैं, और जो वैली फ्लोर पे रहते हैं, उनके अपने जो वैली में वहाँ पॉपुलेशन नेचुरली ज्यादा है क्योंकि स्कूल वहाँ है, हॉस्पिटल वहाँ है, शॉपिंग वहाँ है, बिजनेस सारी वहाँ से चलती है, सारा पैसा वहाँ है उनके, और जो पहाड़ में लोग रहते हैं, ये कोई नई बात नहीं, ये हमेशा से। तो एडमिनिस्ट्रेटिव टेंशन्स थे, लेकिन जिस प्रकार से तब की सरकार ने रिकमेंड किया और हाई कोर्ट ने कहा कि मैतीज को भी शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस दे दो, तब आग लगी थी 3 तारीख को, 3 मई 2023 को। इमीडिएटली रोका जा सकता था, और ये नहीं कि सरकार को पता नहीं है कि हाई कोर्ट ऐसा बोलने वाला है, शायद कहीं ना कहीं किसी की रिकमेंडेशन रही होगी कि मैतीज को भी, क्योंकि वहां इशू है, जो वैली फ्लोर है जहां पर मैतीज रहते हैं वो तकरीबन 60% है तकरीबन पॉपुलेशन के,
40 सीटें हैं उनकी लेजिस्लेचर में, पावर उनके हाथ में है, मनी उनके हाथ में है, लेकिन लैंड नहीं है। लैंड सिर्फ 10% है। लैंड ऊपर है पहाड़ों में, जिनके पास एसटी स्टेटस, और आपको पता ही है आप किस पहाड़ी इलाकों में बहुत सी जगह गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी है लैंड खरीदने पे। ट्राइबल्स को एक प्रोटेक्शन है एक प्रकार से भारत के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधानों में कि भी आप इनका लैंड नहीं ले सकते। लेकिन मैतीस को ये रहा है कि हमें लैंड लेना है, और ये लोग जो ऊपर पहाड़ों में ट्राइबल्स हैं जिनका अपना एक तरीका है जिंदगी जीने का, वो लोग जो है इस चीज को फियर करते रहे। तो ये रहा, अगर कोई भी प्रोएक्टिव इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन हो, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी हो, मैं पॉलिटिशियंस की बात नहीं कर रहा, पॉलिटिशियंस को इलेक्शन टू इलेक्शन मतलब है, उनको सीटों की गिनती, उनको वोटों की गिनती है, उनको कास्ट की, उनको, लेकिन आपको, मेरे को, पुलिस के ऑफिसर्स को, हम लोगों के लिए देखो देश इससे ऊपर होता है। तो हमें प्रोएक्टिव रहना चाहिए। तो क्या कर रही थी वहां की इंटेलिजेंस, क्या कर रही थी वहां का पुलिस की सिस्टम, वहां की ब्यूरोक्रेसी, कि वो एंटिसिपेट नहीं कर पाए कि ऐसा होगा, और जब हुआ इमीडिएटली अगर एक्शन नहीं लोगे, अगर आप उसको फेस्टर होने दो घाव को, और उस पर मलहम ना लगाओ इमीडिएटली, उस पर इंजेक्शन ना दो इमीडिएटली, सर्जरी ना करो इमीडिएटली, तो घाव फिर जो है आपको पता है गैंग्रीन की तरह स्प्रेड हो जाता है, और फिर जो है वो कोई भी डॉक्टर रोक नहीं पाता है। तो पहला तो ये 3 मई को ये जजमेंट से हुआ, और मनमुटाव पहले से था, ये था। फिर जो कुछ एक्शन थे उस टाइम पे, ये एक डिमांड हो रही थी एनआरसी करो, 1951 के बेस पे करो, और ये बहुत से लोग फॉरेन से आ गए हैं, ये लोग तो बिलोंग ही नहीं करते यहाँ पे। ये भी कई बार आप कई जगह का ये एक नैरेटिव देखते हो कि नहीं नहीं, आउटसाइडर्स हैं और हम इनसाइडर, हम ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स हैं। थोड़ा सा इसमें क्रिश्चियनिटी और रिलीजन का एंगल तो है ही है, क्योंकि बहुत से टेम्पल्स और चर्चेस को भी अटैक किया गया है ना। मैतीस मोस्टली हिंदू है, कुछ पॉपुलेशन क्रिश्चियंस है, और ट्राइब्स का तो आपको पता ही है मोस्टली क्रिश्चियंस हैं या जो अपना ट्राइबल। तो ये एक एंगल इसमें रहा। उसके बाद जो आपने बात की वेपन्स की, अबे जी 6000 हथियार, 6 लाख राउंड, इंक्लूडिंग 51 mm मोटर, 81 mm मोटर, फौज के जो हैंड ग्रेनेड होते हैं वो, ये सारा का सारा असला लूट लिया गया या दे दिया गया। इस पे कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। देखो, लूटने का मतलब है कि पुलिस फायर करेगी, पुलिस तो वैसे भी फायर कर देती है। अगर कहीं पर लगता है आगजनी की घटना हो रही है, उनके पास स्पेशल पावर होती है पुलिस के पास, आप कभी भी फायर कर सकते हैं अगर आपको देखते हैं कि सिचुएशन हाथ से जा रही है। जब पुलिस की अपनी चौकी, उनका ट्रेनिंग सेंटर लूटा जा रहा था या क्या था, तब क्यों नहीं कोई फायरिंग नहीं हुई, कोई उसमें वो नहीं हुआ। तो इसलिए ये जो एलिगेशन है, तो साफ लगता है कि लूट जाने दिया गया, मतलब ऐसा एलिगेशन है। नहीं तो इतने हथियार कैसे, नहीं तो कोई तो मरता, कोई तो कहीं पर, तो कोई तो पुलिस वाला, कोई एसएचओ, कोई हवलदार, कोई सिपाही, कोई एसपी तो खड़ा होता कि भाई मेरी डेड बॉडी के ऊपर होगा, हम फायर करेंगे, देखी जाएगी फिर फायरिंग में, ठीक अगर आप आउट नंबर हो गए। बट वो, और उसमें ना AK-47 है, AK-57 वेपन सिस्टम्स है, स्नाइपर राइफल्स है, जो वापस हुए। कोई कह रहा 1500 हुए, कोई कह रहा 2-3 हजार वापस आ गए। वो सारे वो आए हैं जो कि इसमें लूटे नहीं गए, बहुत ही पुराने वेपन सिस्टम्स कुछ लोगों ने आप कह रहे हैं जो लूटे गए वो वापस नहीं आए हैं अभी तक, वापस आने के नाम पर कुछ और आया है, कुछ और भी आया है, कुछ आ भी गए होंगे। मेरे हिसाब से मोटे तौर पे एक फौजी के तौर पे 4 से 4.5 हजार हथियार अभी भी लोगों के पास हैं मणिपुर के अंदर, और एम्युनिशन, और वो तो आप देख ही लो। तो जहां इतनी समस्या इतनी, फिर क्या बफर जोन बन गए, बफर जोन। और मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाता हूं। पिछले साल एक मेरा स्टूडेंट, वो जो है वो रिकमेंड हो गया ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई के लिए, उसकी यूनिवर्सिटी इम्फाल में, और यूनिवर्सिटी बंद। देखा आपने कैसी हालत थी। उसको एक सर्टिफिकेट चाहिए था, उसके बिना उसको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलता। तो देखो, मेरे लिए और आपके लिए बहुत ये, अगर आप इस चीज की वजह से मिस कर जाओ जिंदगी का इतना बड़ा अहम, आप ऑफिसर बनने वाले हो, तो मैंने अपने आर्मी के कॉन्टैक्ट्स, अपने यंगस्टर्स को, किसी को बोला, किसी ने वो यूनिवर्सिटी खुलवाई, उस बच्चे को सर्टिफिकेट दिलाया, और फिर जाके जो है वो ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई जा पाया। इतना मुश्किल चीज थी। और अब तो बफर जोन ऐसा है कि आप एक दूसरे के इलाके में जा नहीं सकते। और ये नहीं कि लोगों में प्यार नहीं था, इंटरकास्ट मैरिजेस बहुत है अब मैतीज और कुकीज की, लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरी चीज को जो है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम और हमारी ब्यूरोक्रेसी संभाल नहीं पाई। और फिर लगातार आप देखो कितने दिन तक
उनको वो रहने दिया चीफ मिनिस्टर, जो पहले चीफ मिनिस्टर थे, एन बीरेन सिंह को। अगर ऐसी चीज होती है, अगर ये अपोजिशन का स्टेट होता, तो मेरे को लगता नहीं 2-3 दिन के अंदर अंदर गवर्नमेंट सैक करके प्रेसिडेंट्स रूल। तब त्राही त्राही मचाते रहे लोग, हम लोग भी ट्विटर पे लिखते रहे, बातचीत करते रहे कि भाई प्रेसिडेंट्स रूल लगाओ, प्रेसिडेंट्स रूल लगाओ। उसको बहुत लंबा खींच दिया। जब तक प्रेसिडेंट्स रूल लगाया, हैंड पिक्ड ऑफिसर्स को भेजा, कोशिश की गई कि प्रेसिडेंट रूल के टाइम ये कुछ हो, एक इंडिपेंडेंट इंटरलोक्यूटर भी है वहां पर, उनको भी भेजा गया वहां पर, आप दोनों कम्युनिटी से, तीनों कम्युनिटी से बात करो, कोई नतीजा नहीं निकला। उसके अंदर भी बड़ी हार्ड पोजीशन ले ली है कम्युनिटीज ने दोनों तरफ से, और लेजिस्लेचर को भी डिसमिस नहीं किया कि डिसमिस कर दो, दोबारा फिर से देखेंगे, प्रेसिडेंट रूल चलने दो 2-3 साल के अंदर अंदर ही दोबारा से सरकार बनेगी। उसमें एक नए चीफ मिनिस्टर आए, 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर लिए, अच्छी पहल थी। मुझे लगा कि, लेकिन अभी कुछ दिन पहले 2 बच्चों को मार दिया गया रॉकेट अटैक में, 2 बिल्कुल छोटे बच्चों को। तो सिचुएशन क्या है कि इतिहास में जाएंगे तो पता नहीं क्या क्या खोदते रहेंगे हम, है ना। हमें देखना चाहिए कि कैसे कंट्रोल करना चाहिए इमीडिएटली। अभी भी कैसे विन कर सकते हो ट्रस्ट, क्या उनको कोई ऑटोनोमस हिल काउंसिल वगैरह का कोई दर्जा देके ट्राइबल्स की प्रोटेक्ट कर सकते हो राइट्स को, कि वो दोबारा ऐसा ना करें। और बट ये है कि पावर मैतीस के पास है, 40 सीट तकरीबन 60 में से वहां पर है उनके पास। तो पॉलिटिकल पावर है, इकोनॉमिक पावर है, इंफ्रास्ट्रक्चर सारा वहां है। और कुकी और जो ट्राइब्स हैं, उनके अपने इश्यूज है। 60,000 इंसान, कैन यू बिलीव अभय जी, आज भी कैंपों में रह रहे हैं 60,000 लोग। आप उनको सोचो 100 रुपए पर डे मिलता है। क्या मिलता है मुझे पता नहीं, बट जो लोग रहे हैं ना कैंप में, उनको पता है कि किसी कैंप में, किसी झोपड़ी में, टेंट में 2-4 दिन के अंदर ही हालत खराब हो जाती है, जहां ना टॉयलेट है, ना खाना पीने का, ना रसोई है। और वो लोग, अब देखो 3 साल से लोग जो है कैंप्स में, स्कूल, बहुत से बच्चे स्कूल से महरूम रह गए हैं, जॉब से महरूम रह गए हैं। तो हमें ये व्यथा समझनी चाहिए कि 3 साल के बाद क्यों है मणिपुर ऐसा, और क्यों इस पर हम कोई ऐसा ले नहीं पाए स्टेप। क्यों नहीं ऑल पार्टी डेलीगेशन करते, क्यों नहीं हम कॉन्फिडेंस में लेते लोगों, क्यों नहीं हम एक्सपर्ट्स ढूंढते जिन्होंने, मैंने मणिपुर में नौकरी नहीं करी है, मैं इन्फेंट्री और कॉम्बैट मतलब आर्मर्ड और मैक के साथ रहा, तो मेरी नौकरी मैक्सिमम वेस्टर्न सेक्टर की है। लेकिन जो वहां रह चुके हैं, वो असम राइफल्स में होंगे, आर्मी में होंगे, पुलिस में होंगे, ऐसे लोग होंगे जो कि बिल्कुल न्यूट्रल होंगे, जो 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 दोनों कम्युनिटीज में जिनकी पैठ है। ऐसे लोगों को क्यों नहीं हम लेके आते आगे, और इस मसले को किसी ना किसी तरीके से मिडवे निकाल के इसको कम से कम वायलेंस खत्म करो, हाईवे खोलो, लोगों को वापस अपने घर भेजो। और पुलिस के ऊपर सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है वहां पे, पुलिस की जो है रोल के ऊपर। क्या पुलिस अनबायस्ड है, या पुलिस एक कम्युनिटी की तरफ बायस थी इस पूरी की पूरी चीज में? ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है भाई जी। अच्छा, आप सामरिक विशेषज्ञ हैं, मैं तो एक राजनीतिक समीक्षक हूं, तो मेरी राजनीतिक बुद्धि मुझे सोचने पर मजबूर करती है और दूसरी दिशाओं में इशारा करती है कि आप उधर देखिए। देखिए, इस देश में बहुसंख्यकवादी मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स चल रही है। उसका दावा होता है कि जो संख्या में ज्यादा है उसका बोलबाला होना चाहिए, जो संख्या में कम है उसको उसकी मातहती घोषित रूप से या अघोषित रूप से स्वीकार कर लेनी चाहिए। अगर वो घोषित रूप से स्वीकार नहीं करना चाहता, तो हम उसको जबरदस्ती, ऐसे तमाम हथकंडे हैं, तमाम तरीके हैं जिनके जरिए हम उनको अपना मातहत बना लेंगे। अगर मातहत बनाने में और वो रुकावट डाल रहा है, तो हम जोर जबरदस्ती भी कर सकते हैं, क्योंकि सत्ता हमारे पास में है। अच्छा, अब मणिपुर में जो ढांचा है उसमें मैतेई आमतौर पे हिंदू हैं, कुछ उसमें ईसाई भी हैं, लेकिन आमतौर पे वो हिंदू हिंदू हैं है। और अपने आप को वैष्णव कहते हैं, वैष्णव मानते हैं वो, हैं? अच्छा, जो वैष्णव शाक्त और शैव का जो विभाजन है हिंदू समाज में, उसमें वो वैष्णव श्रेणी में आते हैं। जबकि जो पहाड़ पर जो आदिवासी कुकी हैं, वो उसमें ज्यादातर ईसाई हैं। उसके अंदर जो नागा हैं, नागा भी ईसाई हैं, नागाओं में तो ईसाइयत का काफी प्रभुत्व है। अच्छा, तो ये मुझे क्या लगता है कि ये मौजूदा जो पिछले 10-11 साल से देश में बहुसंख्यकवादी राजनीति का दौर चल रहा है, उस दौर में मणिपुर में एक नया प्रयोग किया जा रहा है, और उस प्रयोग के कारण ही, वो प्रयोग ये है कि जो बहुसंख्यक मैतेई हैं
उनका बोलबाला वहां पर होना चाहिए हर हालत में, किसी भी तरीके से। चाहे उन्हें पहाड़ों पर जमीन खरीदने की इजाजत दी जाए या कुछ किया जाए। मुख्यमंत्री जो होता है वो मैतेई होता है? और उसकी पुलिस कैसे काम कर रही है आपने खुद ही बताया कि पुलिस का रवैया पूरी तरीके से संदिग्ध है, उसे निष्पक्ष तो किसी हालत में नहीं किया जा सकता। तो मुझे क्या लगता है कि इसके पीछे एक सोची-समझी एक राजनीतिक योजना है। उसमें बीच-बीच में केवल मुँह दिखाने के लिए कहा जाता रहता है कि भई मणिपुर की स्थिति ठीक नहीं है, इसको ठीक किया जाए, इसको ठीक किया जाए। लेकिन किया कुछ नहीं जाता। व्यथा व्यक्त की जाती है, लेकिन उस व्यथा का इलाज करने के लिए जो डॉक्टर बुलाना चाहिए, दवाएँ लाने चाहिए, अस्पताल ले जाना चाहिए, कुछ करना चाहिए, डायग्नोसिस करना चाहिए, वो सब कुछ नहीं किया जाता। 3 साल हो गए हैं, 3 साल तक लगातार आग धधक रही है, लोग मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह हो रही हैं, लोग अपने ही इलाके में, अपने ही प्रदेश में शरणार्थी बने हुए हैं। महिलाओं के साथ ऐसी-ऐसी बदसलूकी हुई है, जो भारत के इतिहास में कभी इस तरह की बदसलूकी हाँ, नहीं हुई। बिल्कुल, वो आपने नहीं देखा हुई, था हाँ, कोई हाँ, जिसमें वो 2 जो 2 हाँ, औरतों वो को जिस बहुत कुछ प्रकार हुआ। से तो हाँ, इसके बावजूद भी और सरकार सब काम कर रही है अपना। सरकार जगह-जगह चुनाव लड़ रहे हैं, नेता लोग चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। अब जैसे मैं ही हूँ, हम लोग ज़्यादातर खाड़ी युद्ध के बारे में सोचते हैं, फ़ारस की खाड़ी में युद्ध हो रहा है उसके बारे में सोचते हैं, बंगाल की खाड़ी में जो चुनावी युद्ध हो रहा है, उसके बारे में सोचते हैं। मणिपुर की तो याद हमें तब आई, हमने आपका वीडियो देखा। बावजूद इसके कि पहले मणिपुर के ऊपर मैं कई कार्यक्रम कर चुका हूँ। हुँ, न जाने कितने बार बोल चुका हूँ। लेकिन ये जो 2 युद्ध चल रहे हैं, एक राजनीतिक युद्ध और एक मिसाइलों वाला युद्ध जो है, होर्मुज़ वाला युद्ध है, उसमें हम भूल गए बिल्कुल मणिपुर को। तो ये जो स्थिति है, ये जो स्थिति बनी हुई है इस देश में, इसके पीछे मुझे लगता है कि इन चीज़ों को दस्तावेजी प्रमाण देकर साबित नहीं किया जा सकता। लेकिन जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य हैं, जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं, वो एविडेंसेस बताती हैं कि कहीं न कहीं इसके पीछे एक राजनीतिक बहुसंख्यकवादी आग्रह है कि ये थोड़ा मामला इसी तरह से चलाया जाए, ताकि अंततः एक नमूने के तौर पर एक नज़ीर बन जाए कि जो बहुसंख्यक समुदाय है, उसका बोलबाला कायम होगा। भले ही वो सुपरिभाषित रूप से हिल ट्राइब या आदिवासी ना हो। जी। हाँ, देखो एक्चुअली कोई भी मसला हल करने के लिए हमारे पास इतने रिसोर्सेज़ हैं। हुँ, जैसे क्योंकि मैं इन मुद्दों पे क्यों बात करता हूँ या मुझे मेरे दिल के बहुत करीब है, जी। क्योंकि हमने अपनी सर्विस में बहुत वायलेंस देखा है, हुँ, बहुत वायलेंस देखा है। हुँ, मैं बिल्कुल यंग ऑफिसर था, मेरी 2 साल की सर्विस थी। मेरठ में सबसे भयंकर दंगे 1987 में हुए थे। हुँ, आपको तो राजनीतिक विश्लेषक को आपको पता होगा, है जी। ना? क्या-क्या हुआ था तब। तब मैंने बहुत अपनी नज़दीकी आँखों से हम डिप्लॉयड हो गए थे, मेरी यूनिट मेरठ में थी हुँ, और मैंने वो मंज़र देखा हुँ, कि जो लोग साथ-साथ रहते हैं इतने सालों से, फिर क्या हाल होता है वहाँ पे। उसके बाद मैंने पंजाब की इंसर्जेंसी बिल्कुल जब पीक पे थी 1991 हुँ, 92 तब मैंने भिक्खीविंड, तरन तारन, पट्टी, हरिकेन, इंटीरियर ऑफ पंजाब में देखा कि कैसे एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं लोग और किस प्रकार से भय, सदमा, एक पूरे का पूरा समाज कैसे अपाहिज हो जाता है वायलेंस के आगे, कैसे मेंटालिटी चेंज हो जाती है। हुँ, और फिर मुझे कश्मीर में मैंने 2-3 टेन्योर अलग-अलग हिस्सों में कश्मीर के किए, मैंने वो भी देखा है। अभी लद्दाख में भी था, वहाँ पर भी। तो मुझे कहीं न कहीं ये लगता है जहाँ हम चाहते हैं, हल कर सकते हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है, हल कर सकते हैं क्योंकि देखो सेंटर के पास बहुत पावर होती है, बहुत हुँ, पावर होती है। सही बात है। मेनली द इंडियन मेन स्टेट बहुत पावरफुल स्टेट है। वेरी, वेरी पावरफुल हमारा हुँ, हमारे स्टेट के पास जो पावर है वो अनलिमिटेड पावर है। अनलिमिटेड पैसे की भी है, जॉब्स की भी है, उनके जो पुराने मसले हैं उनको भी हल किया जा सकता है। और कुछ नहीं तो हमारे पास टाइम एंड टेस्टेड है कि इकट्ठे मिला लो, थोड़ा उनको भरोसा दे दो लीडर्स को एक-दूसरे के, कम्युनिटी में लीडर्स आइडेंटिफाई करो, जो एक-दूसरे से बात कर सकते हैं और प्रोफेशनल्स को लेके आओ। आप याद है कश्मीर के शुरू में हमेशा हम उन लोगों को लेके आए वहाँ जब प्रेज़िडेंट रूल था, आर्मी के रिटायर्ड जनरल्स वगैरह जो कश्मीर में कई टेन्योर कर चुके, जो समझते थे। और लोगों को भरोसा भी था कि आइए। ऐसे ही पंजाब में मैंने देखा। तो जी, अब की बार मुझे पता नहीं आई एम श्योर सेंट्रल गवर्नमेंट कोशिश कर रही है जब उन्होंने एक इंटरलोक्यूटर भी वहाँ लगा रखा है। अपनी पसंद के अधिकारी वहाँ लगा रखे हैं सारे के सारे, चाहे पुलिस के हों, ब्यूरोक्रेसी के हों। चीफ मिनिस्टर भी अभी कोशिश कर रहे हैं। दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर अलग-अलग कम्युनिटीज़ के हैं, वो गए भी हैं एक-दूसरे के कैंप को विज़िट करने के लिए। पहली बार वो नेशनल हाईवे पे ट्रैवल भी किया उन्होंने। लेकिन मुद्दा वही है कि आपको किसी ना किसी तरीके से मलहम लगानी पड़ेगी एंड
इस देश में बातचीत से ही मसला हल हो सकता है, वायलेंस से। ये बातचीत, ये हर एक को बताना पड़ेगा। रिहेबिलिटेट करो लोगों को, कंपनसेशन करो, आइडेंटिफाई करो कौन लोग थे जिन्होंने हथियार उठाए, आइडेंटिफाई करो वो लोग, उनकी तो वीडियो अवेलेबल है, जिन लोगों ने उन औरतों के साथ किस तरीके का व्यवहार किया था। एटलीस्ट कुछ तो इन्वेस्टिगेशन हो, कुछ लोग तो जेल में जाएं, तभी जाके दूसरी कम्युनिटी को। और जैसे एक कोई अंडरस्टैंडिंग करो कि जी आपकी आपकी ट्राइबल की जो सोसाइटी, हम आपको टच नहीं करेंगे, आप अपने तरीके से जियो, आप भारत का हिस्सा हो और भारत के उसमें आप योगदान भी दे रहे हो हर तरीके से। इस तरीके का अगर हम भरोसा देंगे तो ये मसला हल होगा। नहीं तो क्या होगा, फेस्टर होता रहेगा, फिर सोचेंगे शायद लोग थक जाएंगे और उब जाएंगे इस चीज से, और फिर जो है बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। बट आई आई डोंट नो, 3 साल काफी लंबा टाइम है, इंटरनल इशू है, इसको इसको जल्दी जल्दी करना चाहिए, इसके ऊपर कार्रवाई। नहीं तो और ऐसे कई मुद्दे जो है और कई स्टेट्स अभी के आपने बातचीत में लद्दाख का जिक्र किया, मैं ये समझता हूं कि अगर लद्दाख के ऊपर भी ठीक से ध्यान नहीं दिया गया, जो नहीं दिया जा रहा है, मुझे तो लगता है कि जिस तरह से लद्दाख के में सरकारी हस्तक्षेप हुए हैं, उससे मामला बिगड़ा ही है। जिस तरह सोनम वांगचुक को वो जेल में डाला गया और फिर जेल से छोड़ा गया सोनम वांगचुक को, उनके ऊपर से पहले एनएसए आपने लगाया, फिर आपने एनएसए हटा लिया। एनएसए क्यों लगाया, उसके पर्याप्त कोई तर्क, ऐसे तर्क मौजूद नहीं है। एनएसए आपने हटा लिया, क्यों हटा लिया भाई? है अगर एनएसए लगाने काबिल आदमी थे वो, तो फिर एनएसए लगा रहने देते उनके ऊपर। अच्छा, ये सब जो हुआ है लद्दाख में, ये भी जो सरकार द्वारा की गई गलत सलत दखलंदाजी है, और उसमें जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, जो निहित स्वार्थ हैं, राजनीतिक निहित स्वार्थ हैं, उनकी वजह से लद्दाख भी सरहदी इलाका है, बहुत चीन का प्रभाव है, बहुत बड़ी बात। लद्दाख बहुत मुश्किल स्थिति, बहुत इंपॉर्टेंट है, मुश्किल स्थिति बन जाएगी वहां के लिए भी। कुछ नहीं कर रहे ये लोग। नहीं, अब जागे हैं, अब जागे हैं। और मैं कुछ महीने पहले, जब सोनम वांगचुक आई थिंक अगस्त में शायद अरेस्ट हुए थे, मैं जुलाई में वहां पे लद्दाख गया हुआ था, वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस थी, तो मैं 7-8 दिन रह के आया वहां। और मैं तमाम, उससे पहले मैं 2020 तक था वहां, तो 6-7 साल बाद दोबारा मुझे जाने का मौका मिला। बहुत सिविल सोसाइटी के लोगों से मिला और काफी लोगों से मिला। तो तब ये टेंशन थोड़ी बिल्डअप हो रही थी टेंशन बिल्डअप। एंड सोनम वांगचुक के खिलाफ एक मूवमेंट, एक व्हाट्सएप से या उससे हो रहा था धीरे धीरे कि ये एंटी नेशनल हैं, इनको ये चाइनीज एजेंट है, ये पाकिस्तान गए थे वहां, ये जो है शुरू कर दिया था। एक क्या सिस्टम है, कैसे करते हैं हम एक ऐसे इंसान को कंडेम करने के लिए कि हर एक कोई बिलीव करना शुरू कर देता है कि ये तो बहुत ही वो है। फिर उनका अरेस्ट, उनको जोधपुर लेके जाना, और फिर देखा उन्होंने कि ये तो कारगिल और लद्दाख के लोग तो जुड़ गए, ये तो अलग हुए नहीं, जबकि दोनों डेमोग्राफिकली अलग हैं, टेरेन टोटली डिफरेंट है। लद्दाख को लोग समझते नहीं है, बिल्कुल नहीं समझते हैं लद्दाख को। और एक तरफ चाइना है, एक तरफ पाकिस्तान है, दो सरहदों पर लद्दाख के लोग डटे हुए हैं। और जो लड़ाइयां हुई हैं 1947-48 से लेके, हर लड़ाई में, चाहे वो कारगिल के लोग हों, द्रास के लोग हों, या लद्दाखियों, तुर्तुक, बटालिक, और इस तरफ आप चले जाओ ईस्टर्न लद्दाख गलवान की तरफ, वो हमेशा फौज के साथ रहे। और हमारी लद्दाख स्काउट्स तो एक अपने आप में जबरदस्त इन्फेंट्री रेजिमेंट है, जिन्होंने कारगिल की लड़ाई में क्या काम दिखाया। मैं दूसरे सोनम वांगचुक महावीर चक्र, कुछ दिन पहले उनकी अकस्मात डेथ हुई थी, उनका नाम भी सोनम वांगचुक था। तो वहां पर इस सोनम वांगचुक को, जो एक साइंटिस्ट है, एक इनोवेटर है, और अभय जी, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत लोगों को मिला हूं, बहुत लोगों को जानता हूं, पॉलिटिकल, मिलिट्री, ये वो, लेकिन एक शख्स जो मुझे लगा है, जो कम्युनिटी लीडर है, जो निस्वार्थ से काम कर सकता है, वो सोनम वांगचुक है। और उसको राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा के जेल में डाल दिया। इतना दुख, मैं अकेला था तब, मैंने तो बहुत वीडियोस बनाई, बहुत उनको सपोर्ट किया उसके दौरान। और जो फायरिंग में क्यों नहीं इन्वेस्टिगेट किया, सारा उनके ऊपर, फिर पता लगा नहीं फायरिंग, तो आज तक हमें नहीं पता वो 4 लोग कैसे मरे, किसने ऑर्डर दिया फायरिंग का। निहत्थे लोगों पर मैं काउंटर इंसर्जेंसी देख चुका हूं, हम भी फायर नहीं करते निहत्थे लोगों पर जब तक कि आप पर फायर ना आए। आग लगा दी बिल्डिंग को, अब बिल्डिंग दोबारा बन जाएगी, 2 गाड़ियों पे आग लगा दी, गाड़ी फिर आ जाएगी, फायर क्यों किया? तो इन सारी चीजें, फिर उनका अब ये इसको स्केपगोट करके इनको ले आए यहाँ पे जोधपुर में। लेकिन मुझे हिंट जब मिली, जब डीजीपी को हटाया गया, एलजी को हटाया गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार ने पहचान लिया कि हाँ, गलती होगी भयंकर। तो देखो स्टेप्स, देखो ये पूरी, पहले डीजीपी गए,
वहां से हटाया उनको, उसके बाद एलजी को हटाया, फिर चीफ सेक्रेटरी हटे, फिर नई टीम आई, और फिर सोनम वांगचुक का केस जब सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल ऐसे उस पे था कि कोई एविडेंस ही नहीं था इनके पास। तो 7-8 महीने आपने ऐसे शख्स को जेल में रखा, तो उसका खमियाजा कौन भुगतेगा? तो लद्दाख के लोगों की जो इश्यूज हैं अभय जी, वो बहुत सिंपल इश्यूज हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। उनको अगर हम पॉलिटिसाइज करेंगे, उनको यूज करेंगे कि ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं आपस में पॉलिटिकल पावर के लिए, तो ये हम एक बहुत डिसर्विस, एक अपने देश के प्रति जो है ये अच्छी सेवा नहीं करेंगे अगर हम ये इसमें। एक तो लोकसभा सीट है, क्या राजनीति हम करना चाहते हैं उसे? एक लोकसभा, 2 सीट की डिमांड है उनकी, एक लेजिस्लेचर की डिमांड है, कम है लोग बट एरिया बहुत वास्ट है, बहुत वास्ट है। और लद्दाख के इश्यूज किसी और दिन मैं आपसे एनवायरनमेंट के इश्यूज और वो खुल के डिस्कस करूंगा, लेकिन वो मेरे दिल के बहुत करीब है। और अच्छा है कि अभी कम से कम होम मिनिस्टर गए वहां, और जो है पूरा लद्दाख रैली बैक किया है सोनम वांगचुक के साथ, और अब जो है 6 शेड्यूल की और जो उनकी पॉलिटिकल डिमांड्स उन पे जो है बातचीत होगी, और जल्दी होनी चाहिए, इसको ड्रैग ऑन नहीं करना चाहिए। जो है लो हैंगिंग फ्रूट दे दो, लो हैंगिंग फ्रूट है वो दे दो, कम से कम जो लोगों को जो लीडर बने हुए वो क्या जवाब देंगे, तो कम से कम कहीं देखो हमने सरकार से बातचीत करके ये कुछ चीजें ले आए हैं, तो वो कर दो, बाकी चीजें बाद में। तो अगर आप ड्रैग करते रहोगे तो फिर वो मसला कभी हल नहीं होता है, बल्कि और उसमें कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट आ जाते हैं आगे, बिल्कुल ठीक, खराब हो जाता है वो मामला नई जिन ताकतों को आप कंट्रोल नहीं करते वो पैदा हो जाती हैं, वो कूद पड़ती हैं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद मेजर जनरल यश मोर। हम लोगों ने 2 जटिल समस्याओं के ऊपर चर्चा की, मणिपुर जो दुरुस्त होते हुए नहीं दिख रहा, लद्दाख जिसमें संभावना दिख रही है कि शायद लद्दाख का मसला हल हो जाए, लेकिन ये भी है कि जो हमारी जिनके पास राजनीतिक सत्ता है, उन्होंने इन मसलों से निपटने में काफी देर की और काफी गड़बड़ियां भी की हैं, जिनकी वजह से घाव जो हैं वो नासूर बनते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे जनरल मोर। वो हम लोग जल्दी ही किसी अन्य प्रश्न के ऊपर, और खाड़ी का युद्ध तो है ही, चर्चा करने के लिए हम लोग उसको फिर थैंक यू अभय जी, ऑलवेज अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।